क्या यार, ये तो पीछे ही पड़ के रह गया है। मैं तो सुकून में थी कि इससे पीछा छूट गया है। मैं इस समय सिर्फ अपनी जॉब और परिवार पर फोकस करना चाहती हूँ। इन छोटी मोटी नौकरियों से अब काम नहीं चल पा रहा है। नेहा और निशांत की पढ़ाई और ट्यूशन के खर्चे बढ़ रहे हैं। उन्हें दिल्ली के स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है, जिससे हम सब एक ही जगह साथ रह सकें। दो जगह के खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं इतनी कम तनख्वाह में। सही कह रही हो तुम, बट डोंट वरी निधि। तुम अपना सीवी मुझे सेंड कर दो। मैं एक दो जगह बात करती हूँ तेरे लिए, और कहीं अच्छी जगह सही कीमत में किराए का घर भी ढूंढती हूँ। फिर तो बहुत अच्छा रहेगा रिया। तुम यहीं दिल्ली से हो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा। पीजी का किराया भी भारी पड़ रहा है। अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। उसकी तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अगर जल्दी इंतज़ाम नहीं हो पाया तो तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर रहकर नौकरी की तलाश करती रहना। अभी से क्यों किराए के मकान के लिए खर्चा करना। नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती, तुझे परेशान नहीं करना चाहती। बस तू एक अच्छी सी नौकरी की जुगाड़ कर दे। वो तो हो जाएगा, पर इस मजनू का क्या करूं? ये जवाब तो मुझसे ही मांगेगा ना। तब की तब देखी जाएगी। अभी तो मेरी प्राथमिकता नौकरी है। वो तुझे ज़्यादा तंग करे तो उसका नंबर ब्लॉक कर देना फिर से। चलती हूँ अब, वरना वो पीजी वाली खड़ूस आंटी 50 सवाल करेंगी। ओके बाय। रिया से नौकरी का आश्वासन पाकर निधि आज स्वयं को हल्का महसूस कर रही थी। रिया की कोशिशों से निधि को एक कंपनी में ठीक ठाक वेतन पर नौकरी लग गई। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं थी। अभी फ़िलहाल इसी को करने में भलाई है, बाद में कोई और अच्छी नौकरी देख लूँगी। वैसे भी निधि को फिजूल खर्ची की आदत नहीं थी। उसने कंपनी के नज़दीक ही 2 कमरों का किराए पर एक घर ले लिया। नौकरी और मकान दिलवाने में रिया ने बहुत मदद की थी। पहली तनख्वाह पाते ही निधि ने अपनी माँ, भाई और बहन को अपने पास बुलवा लिया। धीरे धीरे जिंदगी की रफ्तार अब सही दिशा में चलने लगी थी। दिल वालों की दिल्ली उसे अब रास आने लगी थी। दिल्ली की भागम भाग भरी दौड़ में निधि कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही थी। उधर विवेक भी विदेश से 2 साल की पढ़ाई पूरी करके स्वदेश आ चुका था। आते ही उसने निधि की खोजबीन करके उससे संपर्क किया। फिर उसका दिल जीतने के निरंतर प्रयास कर रहा था। उसके व्यवहार में अब सौम्यता, नम्रता और शालीनता झलक रही थी। उसने अपने और निधि के संबंध के बारे में निधि को सोचने के लिए जो समय दिया था, उस बीच उसने कई दिनों तक उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, न ही रिया को फ़ोन किया। करीब 2 महीनों बाद रिया के पास किसी का फ़ोन आया कि विवेक का एक्सीडेंट हो गया है, वह अपोलो अस्पताल में भर्ती है। रिया ने उसके एक्सीडेंट की सूचना निधि को दी। एक्सीडेंट की खबर सुनकर एक बार को उसका दिल धक से रह गया। आखिर विवेक से प्यार किया था उसने, पहला प्यार था वो उसका। उसका ऑफिस अपोलो के पास ही था। उससे रहा ना गया, वह उससे मिलने अस्पताल पहुंच गई। विवेक को घायलावस्था में देखकर उसकी आंखों से अचानक आंसू बह निकले। उन आंसुओं में पिछले गिले शिकवे सब धुल गए। 2 दिल फिर एक जान हो गए। जब तक वह अस्पताल में रहा, निधि ऑफिस के बाद रोज उससे मिलने जाती रही। रिया को भी विवेक में अब सुखद बदलाव दिख रहे थे। उसने निधि से एक दिन कहा, देख निधि, अब जबकि तुम दोनों फिर से मिलने जुलने लगे हो और अगर तुमने विवेक को भली भांति देख परख लिया है तो अब शादी के बारे में सोचो। अब तो तेरी जॉब भी ठीक ठाक लग गई है, तो अब तू अपने रिश्ते के बारे में आंटी को बता दे और उनसे बोल कि वे विवेक की मम्मी पापा से मिलकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। यार, एक बात पर मैं अभी भी अटकी हुई हूँ। विवेक का कहना है कि शादी के बाद वो मुझे लंदन ले जाएगा। अब तू ही बता, मैं माँ, नेहा और निशांत को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। हाँ यार, ये तो टेंशन वाली बात है। फिर क्या करेगी तू? सुनकर रिया भी चिंतित हो गई। विवेक अपने मम्मी पापा को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वह यही इंडिया में रहकर यहाँ का बिजनेस संभालेगा, मगर उसके मम्मी पापा का कहना है कि वो लोग अब खुद अपने देश में रहना चाहते हैं और वहाँ का कारोबार उससे करवाना चाहते हैं। देखो अब क्या होता है। अगर वे लोग नहीं माने तो फिर रिश्ता खत्म। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर विदेश जाकर नहीं बच सकती। और वैसे भी मैंने 1-2 अच्छी कंपनियों में अपनी सीवी भेजी है। अपनी इस जॉब से ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ मैं। इस ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है यार। मैं साफ सुथरे सुखद माहौल में काम करना चाहती हूँ।
देख निधि, हर चीज़ मन मुताबिक तो नहीं मिल पाती है, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। इतनी जल्दी जल्दी नौकरियां बदलना भी ठीक नहीं है। मैं क्या करूं रिया, खर्चे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग की फीस, निशांत की स्पोर्ट्स एकेडमी के खर्चे आदि, बहुत मुश्किल हो जाता है। डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा। कोई हेल्प चाहिए हो तो निसंकोच बोल सकती है तू मुझे। तूने तो वैसे ही कितना किया है मेरे लिए, थैंक यू सो मच सखी। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी सेनोरिटा। दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा चलती हूँ, विवेक ने बुलाया है रेस्टोरेंट में, तू चल रही है साथ? नहीं यार, आज नहीं, फिर कभी चलूँगी। निधि बस स्टैंड पर खड़ी थी कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। कोई अननोन नंबर था। उसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, क्या आप मिस निधि बात कर रही हैं? यस, मैं निधि बोल रही हूँ, कहिए। मैं तनीजा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बोल रहा हूँ। आपने यहाँ अपना रिज्यूम भेजा था, तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि कल ठीक 11 बजे आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। ध्यान रखिए, 11 बजे मतलब शार्प 11 o'clock। हमारे सर वक्त के बहुत पाबंद हैं। जी थैंक यू सो मच, आई विल बी देयर इन टाइम। थैंक्स अगेन। निधि इंटरव्यू की कॉल सुनकर बहुत खुश थी। उसने कंपनी के बारे में पहले ही पता कर लिया था। इस कंपनी ने थोड़े ही समय में बहुत अच्छी शाख बना ली थी। वो दिल से चाहती थी कि उसे इस कंपनी में नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके जीवन की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। निधि सोच में पड़ गई कि विवेक को इंटरव्यू की बात बताऊं या नहीं। फिर उसने सोचा अभी नहीं बताती, पहले इंटरव्यू हो जाए उसके बाद ही बताना ठीक रहेगा। क्या पता मैं सेलेक्ट होंगी भी या नहीं। अभी रिया को भी नहीं बताऊंगी। उसने विवेक से मिलना भी कैंसिल कर दिया। हेलो विवेक, सॉरी विवेक, मैं आज मिलने नहीं आ पाऊंगी। एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन बनानी है कल के लिए, मैं कल बताती हूँ। ओके। उसने इंटरव्यू वाली बात छुपा ली। घर जाकर इंटरव्यू की तैयारी भी करनी थी। उस रात चिंता की वजह से निधि ने ठीक से खाना भी नहीं किया, ना ही उसे नींद आई। माँ ने पूछा भी, मगर उसने सिर दर्द का बहाना बना दिया। सुबह वह रोज की अपेक्षा जल्दी निकल गई, क्योंकि वो कंपनी उसके घर से बहुत दूर थी। बस से जाने की बजाय उसने आज टैक्सी ले ली थी। कंपनी से कुछ ही दूर पहले किसी एक्सीडेंट की वजह से लंबा जाम लग गया था। उफ, क्या मुसीबत है, आज ही इतना लंबा जाम लगना था। वो बार बार घड़ी देख रही थी। आखिर जैसे तैसे पुलिस की कोशिशों से जाम को कंट्रोल किया गया। वो भागती हुई ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंची। उसने टाइम देखा तो दिल धक रह गया। 11:05 हो गए थे। ओ माय गॉड, 5 मिनट लेट हो गई हूँ। कहीं बॉस नाराज ना हो जाए। हे भोलेनाथ, प्लीज़ संभाल लेना सब कुछ। उसने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। उनके द्वारा बताई गई दिशा की ओर वह जल्दी से भागी। आप ही निधि हैं? सामने आ रहे व्यक्ति ने पूछा। जी सर, मैं अरुण सिंह, मैंने ही आपको कॉल की थी। आप लेट क्यों आई हैं? सॉरी सर, ट्रैफिक में फंस गई थी। इंटरव्यू शुरू हो गए हैं? जी, आपको 11 बजे का समय दिया गया था ना। मैंने कहा भी था कि सर बहुत पंक्चुअल हैं, बस 5 मिनट की ही देरी तो हुई है, मगर सर की नज़र में ये बहुत बड़ी गलती है। अब आपका इंटरव्यू सभी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के बाद ही लिया जाएगा। लिया भी जाएगा या नहीं, ये तो सर के मूड पर निर्भर करता है। आपको पता है, सर ने आपकी सीवी देखकर खुद मुझसे इंटरव्यू की कॉल करवाई थी। हैं, सच्ची? वो हैरत से बोली। सर प्लीज़, बस एक बार आप उनसे रिक्वेस्ट करके मेरा इंटरव्यू करवा दीजिए। आप जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। आई रियली नीड दिस जॉब, प्लीज़ प्लीज़ सर। निधि रुआ सी हो चली थी। ओके मिस निधि, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप वेट कीजिए यहाँ। जैसे ही इस कैंडिडेट का इंटरव्यू ख़त्म होता है, मैं बात करता हूँ सर से। थैंक यू सर। सुबह उसने अपने ऑफिस में फ़ोन करके हाफ डे की छुट्टी ली थी, मगर यहाँ न जाने कितना टाइम लग जाए, ये सोचकर तबीयत खराब होने का बहाना करके उसने पूरे दिन की छुट्टी मांग ली। लगभग आधे घंटे बाद उसी व्यक्ति ने उसे इंटरव्यू के लिए बॉस के कमरे में भेज दिया। मे आई कम इन सर? यस सर, दीज आर माई पेपर्स। मिस निधि, आपको इंटरव्यू के लिए क्या समय दिया गया था? सर 11 o'clock। सॉरी सर, वो मैं घर से सही टाइम पर ही निकली थी, बल्कि आज तो मैं टैक्सी से आई हूँ, पर रास्ते में ट्रैफिक जाम की वजह से लेट हो गया। आई स्वेयर सर, मैंने न्यूज़ में देख लिया था, इसीलिए आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, वरना मैं आपका इंटरव्यू लेता ही नहीं। इंटरव्यू अच्छा हो गया था। कंपनी के बॉस मिस्टर रोहन तनेजा निधि से प्रभावित लग रहे थे। कई बार उसे ऐसा लगा कि वे उसे कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देख रहे थे।
उसने मन में सोचा कि हो सकता है ये उसका वहम हो। वैसे तो वे बहुत जेंटलमैन, शालीन और संयत स्वभाव के व्यक्ति लगे, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हैं। बाहर उसे सूचना दी गई कि आज शाम तक या कल आपको बता दिया जाएगा। उसे भूख भी बहुत लग रही थी। कल रात और आज सुबह से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। ऑफिस से छुट्टी ले ही ली थी, अब कहाँ जाए क्या करे। पहले पेट पूजा कर ली जाए, फिर सोचूंगी कि क्या करना है। उसने रिसेप्शन पर कैंटीन के बारे में पूछा। कैंटीन रूफ टॉप पर थी, वहाँ से लगभग आधा शहर दिख रहा था। उसने खाना ऑर्डर किया और पीछे कुर्सी पर सिर टिका लिया। शायद उसे झपकी आ गई थी। वेटर ने उसे आवाज़ दी तो वह चौंक कर उठ गई। उसने भरपेट खाना खाया और वहीं मोबाइल पर गेम्स खेलने लगी। कुछ घंटे वहीं बिताकर वह अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड पहुंच गई। आज विवेक से मिलने या उससे बात करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे तो बस इस जॉब की चिंता हो रही थी। आज निधि जल्दी घर पहुंच गई थी क्योंकि उसने नई कंपनी में इंटरव्यू के लिए छुट्टी ले ली थी। इंटरव्यू लंच टाइम तक हो गया था, अब बस कॉल का इंतज़ार था। उसने घर आकर आराम करना सही समझा। उसने विवेक को फ़ोन करके अपनी तबीयत का बहाना कर दिया। माँ उसे इतनी जल्दी घर आया देखकर परेशान हो गई। बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? उन्होंने उसके माथे को छूकर देखा। बस माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा था तो हाफ डे लेकर आ गई। सो जाऊंगी तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा शाम तक। खाना खा ले फिर टैबलेट लेकर सो जाना। नहीं माँ, खाना कैंटीन में खा लिया था, मैं सोने जा रही हूँ। फ़ोन की रिंग से निधि की नींद खुली। वह गहरी नींद में सो गई थी। मिस निधि, मैं तनेजा कंपनी से बोल रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेलेक्ट हो गई हैं। कल आप ऑफिस आ जाइए। उसे लगा कि वह जॉब के बारे में सोचती रही है, इसीलिए वह सपना देख रही है। उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, सच? आप सच कह रहे हैं? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं मिस निधि, यू एक्चुअली गॉट दिस जॉब। निधि ने खुद को चुटकी काट कर विश्वास दिलाया। अब उसे दर्द हुआ, तब वह बिस्तर से उछलकर खुशी से झूमने लगी। उसके माँ और भाई बहन भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए। उसने कुछ समय बाद अकेले में जाकर फ़ोन पर विवेक को भी यह खुशखबरी सुनाई, मगर उसकी आवाज़ में उसे ज़्यादा खुशी नज़र नहीं आई। क्या हुआ विवेक, तुम खुश नहीं लग रहे हो मेरी इतनी अच्छी नौकरी की बात सुनकर? नहीं जानू, खुश तो हूँ, मगर ये भी क्या बात हुई, इतनी बड़ी खुशखबरी तुम फ़ोन पर सुना रही हो? एक्चुअली मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता था, मगर तुमने बाजी मार ली। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी खुशखबरी, जल्दी बताओ। निधि जानने के लिए उतावली हो उठी। नहीं, ऐसे नहीं मैडम, मिलकर सामने बताऊंगा, तभी तो तुम्हारी प्रतिक्रिया देख पाऊंगा। अच्छा जी, तो ये बात है। ठीक है, फिर कल ऑफिस के बाद मिलते हैं। वेट, सॉरी विवेक, कल नहीं परसों मिलते हैं। कल नए ऑफिस में पहला दिन है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। एकदम से जल्दी तो नहीं निकल सकती हूँ ना। फिर पुराने ऑफिस में भी बात करनी है, रिज़ाइन करना है। पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। पहले से नोटिस देना होता है, वो तो मैंने दिया ही नहीं था। क्या यार निधि, तुम हमेशा ऐसे ही मुझे टाल देती हो। तुम्हें तो खुशखबरी सुनने की भी उत्सुकता नहीं है। नहीं विवेक, ऐसा नहीं है। मैं पक्का मिलूंगी परसों और ट्रीट भी दूंगी तुम्हें और रिया को। तो फिर रिया को ही ट्रीट दे देना। आई विल नॉट कम। ओफो, अच्छा बाबा, रिया को नहीं बुलाऊंगी। हैप्पी नाउ? या हैप्पी, ओके बाय। नौटंकी कही का। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान आ गई। निधि इस नौकरी से वैसे तो खुश थी। यहाँ वेतन भी पहले के मुकाबले लगभग दोगुना था। ऑफिस का वातावरण भी सुखद व मित्रतापूर्ण था। बस कंपनी के बॉस मिस्टर रोहन तनेजा उसे खास पसंद नहीं आए थे। वैसे देखा जाए तो उनमें कोई बुराई नहीं थी। वे समय के पाबंद, कुछ सख्त मिजाज व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही सहृदय भी थे। यथासंभव स्टाफ के लोगों की मदद भी करते थे, मगर न जाने क्यों निधि को उनसे बहुत डर लगता था। वे उसे ज़रा ज़रा सी गलती पर बहुत डांटते थे। कभी कभी वह बहुत निराश हो जाती थी, मगर अच्छी तनख्वाह व अन्य सुविधाओं के चलते वह यह नौकरी छोड़ भी नहीं सकती थी। ऐसा नहीं था कि वे उसके काम से खुश नहीं थे। वे उसके अच्छे कार्य की प्रशंसा भी करते थे, प्रोत्साहित भी करते थे। कुछ ही दिनों में वह यहाँ बहुत कुछ सीख गई थी। विवेक ने उस दिन खुशखबरी सुनाई। निधि, पता है 2 महीने बाद मेरे मम्मी पापा इंडिया आ रहे हैं और वे हमारे रिश्ते के लिए भी मान गए हैं। सच विवेक, तुम सच कह रहे हो? ये तो बहुत 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 खुशी की बात है। आई एम सो हैप्पी। अब सब कुछ अच्छा होगा हमारी ज़िंदगी में। लेकिन वे तुम्हारे इंडिया में सेटल होने पर तो मान गए हैं ना?
तुमने मेरी शर्त तो बता दी है ना उन्हें। मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ूंगी जब तक नेहा और निशांत अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। इस कंपनी में जॉब करते हुए उसे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन निधि के फ़ोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज पढ़कर वह परेशान हो गई। एक दिन ऑफिस के बाद वह विवेक से मिलकर घर जा रही थी कि उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से मैसेज आया। लिखा था, विवेक से मिलना जुलना छोड़ दो, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। पहले भी कई बार समझाया था तुम्हें। मुझे लगा था कि तुम उससे सब नाते तोड़ चुकी हो, पर तुम अभी भी उस फ्रॉड के संपर्क में हो। जल्द ही मैं उसके खिलाफ तुम्हारे पास सबूत भेजूंगा। तब तक स्टे अवे फ्रॉम हिम, अंडरस्टैंड। मैसेज पढ़कर वह परेशान हो गई। उसने उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आखिर है कौन ये बंदा, सामने क्यों नहीं आता। उसने तुरंत रिया को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बिजी आ रहा था। कुछ ही देर में रिया का फ़ोन आ गया। निधि, कहाँ है तू? पता है, अभी अभी मेरे पास उसी मिस्टर इंडिया का मैसेज आया है। मैंने उसे कॉल बैक किया तो फ़ोन बंद था, लेकिन मैसेज का रिप्लाई उसने किया है। रुक, मैं अभी सेंड करती हूँ। रिया, कैसी सहेली हो तुम निधि की। वो अभी तक उस विवेक से मिल रही है और तुमने उसे रोका भी नहीं। मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, वो अच्छा लड़का नहीं है। उसे उससे मिलने से रोको प्लीज़। रिया ने तुरंत उसे रिप्लाई दिया, देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, पहले सामने आओ और विवेक के खिलाफ सबूत लेकर आओ, तब बात करो। चिंता मत करो, मैं जल्द ही सारे सबूत के साथ सामने आऊँगा। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ये है उसके मैसेज निधि। निधि ये मैसेज पढ़कर सोच में पड़ गई कि ये इतने आत्मविश्वास के साथ विवेक के बारे में इतनी बातें कैसे कर सकता है। दोनों सहेलियां एक रेस्टोरेंट में मिली। बहुत देर सोच विचार के बाद निधि ने कहा, लगता है ये कोई ऑब्सेस्ड बंदा है जो मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकता। कुछ दिन और देखते हैं, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। देखते हैं कि ये विवेक के खिलाफ सबूत लाता भी है या ऐसे ही हवा में बातें कर रहा है। नहीं यार, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि विवेक में ज़रूर कोई गड़बड़ है। तूने देखा नहीं, इसने हमेशा हमें आगाह किया था इसके बारे में। पता नहीं यार, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। अब तो मैंने मम्मी से भी बात कर ली है और इस मंथ एंड तक वो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा है मेरे घर। अगर उससे पहले वो विवेक के खिलाफ कोई ठोस सबूत ले आता तब तो ठीक है, वरना मैं उससे शादी कर रही हूँ। भाड़ में जाए ये सिरफिरा गुमनाम आशिक। जैसे तैसे जिंदगी में सुकून आने लगा था कि ये फिर आ गया उसे बर्बाद करने। रिया खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वो किसी सोच में थी। वो समझ गई थी निधि अब विवेक के साथ सीरियस हो गई है। ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं मानेगी। आई होप कि ये बंदा जल्दी से अपना काम कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सच्चाई का खुलासा हो और निधि की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। उसने निधि से कहा, क्या तू ऐसा नहीं कर सकती? विवेक को 1 महीने बाद की तारीख दे दे, उसके मम्मी पापा को यहाँ आने के लिए। मेरा मतलब है आंटी से मिलने के लिए। पागल हो गई है तू? ये कोई मजाक चल रहा है? जैसे तैसे वो लोग राजी हुए हैं हमारे रिश्ते के लिए और मैं उन्हें मना कर दूँ? क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई गुमनाम शख्स नहीं चाहता? नो, आई विल नॉट गोइंग टू डू दैट। अगर तेरे पास उसका मैसेज आए तो बोल दियो। हैं सच्ची? फिर मैं उसे प्रपोज कर दूँ? मैं उसे बोलूँगी कि निधि को तेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो विवेक की होने जा रही है, तो तुम मेरे बन जाओ मिस्टर इंडिया। रिया ने हंसते हुए कहा। वो बोझिल माहौल को खुशनुमा बनाना चाहती थी। पागल है तू? न जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। बेकार की बातें मत कर। बस तू उस दिन आ जरूर जाना जब वे लोग मुझे देखने आएंगे। मुझे हिम्मत मिलती है तेरे होने से। आएगी ना तू? अच्छा बाबा, आ जाऊंगी, पर तू एक बार उसकी बात पर गौर ज़रूर करना। ये तेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है यार, एंड आई एम वरीड अबाउट यू, खासकर अब। डोंट वरी यार, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेकिन रिया के दिल में एक खटका तो हो ही गया था। उसे उस बंदे पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो मैसेज करके निधि को रोकता टोकता तो रहता है, मगर सामने आकर खुलकर बात क्यों नहीं करता। अगर वो उसे प्यार करता है तो अब तक इजहार क्यों नहीं किया? छुपकर क्यों रह रहा है? आखिर है कौन ये और चाहता क्या है? वापस लौटते हुए वह बार बार उस अनजान व्यक्ति को फ़ोन लगाती रही, मगर फ़ोन बंद जा रहा था। खींचकर उसने उसे उस नंबर पर खूब सारे मैसेज पोस्ट कर दिए कि शायद वो मैसेजेस देख ले। आखिर ये उसकी परम सखी की ज़िंदगी का सवाल था। वैसे देखने में तो विवेक अब काफ़ी शांत, सुलझा हुआ, समझदार और पहले से अधिक स्मार्ट और बदला हुआ लग रहा था।
फिर ये आदमी क्यों उसकी इतनी खिलाफत कर रहा है? कुछ ना कुछ बात तो होगी, या फिर ये जुनूनी किस्म का कोई आशिक है जो ये नहीं चाहता कि निधि किसी और से शादी करे। हाँ, ऐसा ही होगा। उसे डर फिल्म के शाहरुख खान का वो जुनूनी चेहरा याद आ गया। सोचते ही डर की एक शीतलहर उसकी रगों में दौड़ गई। उसने जल्दी से वो सारे मैसेजेस अपनी मेल पर सेव करके निधि को सेंड किए, फिर अपने फ़ोन से डिलीट कर दिए। फिर उसने निधि को मैसेज किया, सुन निधि, हम पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं इस आदमी के खिलाफ। लेकिन निधि ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, तू डर मत, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बस ऐसे ही डरा रहा है वो हमें। अगर ऐसा होता तो वो अब तक सामने आ जाता। और दूसरी बात, मैं पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। वर्तमान दिवस। अचानक रिक्शे के ब्रेक से वो अतीत की यादों से बाहर आई। रिक्शा उसके घर के बाहर खड़ा था। माँ माँ कहती चहकती हुई निधि दौड़ती हुई घर के अंदर आई और माँ के गले में झूल गई। इतनी देर क्यों लगा दी, जा अब जल्दी से तैयार हो अच्छे से। रसोई घर से देसी घी के पकवानों की सुगंध आ रही थी। घर को विशेष तौर पर सजाया गया था। आखिर लड़के वाले जो आ रहे थे निधि को देखने। माँ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। निधि ने कमरे में जाते ही विवेक को फ़ोन लगाया, पर फ़ोन बिजी जा रहा था। निधि ने सोचा अच्छा ही है जो विवेक लेट हो गया, अब वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। उसने अपनी पसंदीदा गुलाबी साड़ी निकाली। विवेक को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। विवेक के बारे में सोचकर उसके गाल गुलाबी हो गए। वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया। खुद को आईने में निहार कर वह खुद ही शर्मा गई। इस तरह से वो पहले कभी तैयार नहीं हुई थी। कहीं कुछ ओवर तो नहीं हो गया? ये रिया की बच्ची टाइम पर कभी नहीं आती। नेहा को पूछती हूँ। तभी नेहा आ गई। वाओ दी, क्या लग रही हो, आज तो बिजलियाँ गिरा रही हो, कहीं विवेक जीजू घायल ना हो जाएं। चुप कर, बेशर्म कहेगी। अच्छा ये बता, कुछ लाउड तो नहीं हो गया? मैं सिंपल और डिसेंट दिखना चाहती हूँ। एकदम परफेक्ट लग रही हो दी, डोंट वरी। पूरी तरह आश्वस्त होकर उसने एक बार फिर विवेक को फ़ोन लगाया। अब फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये लड़का इतना लापरवाह है, आज भी फ़ोन चार्ज नहीं किया होगा। पहले तो ऐसा नहीं करता था, अब जब से नवाब साहब लंदन से आए हैं तब से कुछ ज़्यादा ही भाव बढ़ गए हैं जनाब के। आने दो, फिर बताती हूँ। निधि खुद से ही बातें करती जा रही थी। तभी फ़ोन पर मैसेज की बीप हुई। अपना लैपटॉप खोलो, जस्ट नाउ। किसी अनजान नंबर से मैसेज था। उसने लैपटॉप खोला। बीप, दूसरा मैसेज। फेसबुक पर विकी मेहता की प्रोफाइल खोलो। कौन पागल है ये जो मेरे इतने इम्पोर्टेंट दिन को बर्बाद करने पर तुला है? हुक्म तो ऐसे चला रहा है जैसे मैं गुलाम हूँ इसकी। नाम टाइप करके वो सर्च करने लगी, विकी मेहता। कितने विकी मेहता है यहाँ, तो किसे सर्च करूँ? तीसरा मैसेज, इसे खोलो। इस बार उसने एक इमेज भेजी थी। उस इमेज को देखकर उसने विकी मेहता की प्रोफाइल खोली। प्रोफाइल देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी रिया आ गई। वह भी प्रोफाइल पर तस्वीरें देखते ही सुन्न सी पड़ गई थी। तस्वीरें 2 साल पहले की थी। फोटोज़ के ऊपर लिखा था #फीलिंग ब्लेस्ड एंड लकी, गॉट मैरिड विद लवली वाइफ जेनी जानवी। विवेक की शादी की तस्वीरें? इसने शादी कर ली है? ये मुझे धोखा दे रहा था। ओह माय गॉड, आई वॉज सो स्टूपिड। रिया, अब क्या होगा? मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? कितनी खुश हैं। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? निधि फफक फफक कर रो पड़ी। उसने नेहा से पानी लाने को कहा। तब तक माँ भी आ गई पूछने कि कब तक आएंगे वे लोग। मगर निधि को रोते देख वे घबरा गई। सारी बात जानने के बाद उन्होंने उसे अपने गोद में भर लिया और समझाने लगी, ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। क्या बोल रही हो माँ, इसमें अच्छा क्या हुआ है? अच्छा ये हुआ मेरी लाडो कि तू बाल बाल बच गई। ऐसे धोखेबाज से शादी करने के बाद ये सब पता चलता तो तब क्या करती तू? शुक्र है भगवान का जो मेरी बच्ची बच गई। माँ मंदिर में जाकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। आंटी, एक धन्यवाद उस मिस्टर इंडिया का भी बनता है जिसकी वजह से आज निधि उस फ्रॉडिये से बच गई है। निधि उसे आंखें दिखाकर रोकने की कोशिश कर रही थी, पर रिया अपनी धुन में बोलती ही चली गई। कौन मिस्टर इंडिया? क्या बोल रही हो बेटा? अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक माँ ने बात पकड़ ली थी। कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस यूं ही। उसे कुछ कहते ना बना। हेलो, कोई है यहाँ? किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रिया के आने के बाद मुख्य द्वार खुला रह गया था। दरवाजे पर खड़े उस आगंतुक ने पूछा, मे आई कम इन? आप सर, आप यहाँ कैसे? और आपको मेरे घर का पता?
आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती हैं मिस निधि, तो ऑब्वियसली आपके घर का एड्रेस तो मुझे पता ही होगा ना। एनीवे, प्रणाम आंटी, मैं रोहन तनेजा, आपकी बेटी के ऑफिस में काम करता हूँ, कहकर मुस्कुराते हुए उसने माँ के पैर छू लिए। खुश रहो, जीते रहो बेटा, बैठो बेटा, मैं अभी आती हूँ। माँ के जाते ही उसने हाथ में पकड़ा बुके निधि को देते हुए कहा, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको मुबारकबाद देता चलूं। कहाँ हैं आपके विवेक जी, मिलवाएंगी नहीं उनसे? रोहन तनेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सर, आज उनका आना कैंसिल हो गया है किसी वजह से। रियली ग्रेट, आई मीन सो सैड। कोई और वजह तो नहीं है उनके ना आने की? उसने गहरी नज़र से निधि को देखते हुए कहा। बाय द वे, बहुत सुंदर लग रही हो आज। निधि सहम कर पीछे हट गई। उसकी आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि वह अपने होश खोने लगी थी। ओफो, ये कहाँ से टपक पड़े। अब ये इसी बात को लेकर मुझे 4 बातें सुनाएंगे। निधि अपने बॉस मिस्टर रोहन तनेजा को अचानक अपने घर आया देखकर परेशान हो गई। वो उसे अपने एकदम पास पाकर घबरा गई और हड़बड़ाहट में गिरने को हुई तो रिया ने उसे पकड़कर बैठा दिया। एक के बाद एक घटनाक्रम उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। हेलो रिया, हाउ आर यू? आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं अपने सभी एम्प्लॉयज़ की खोज खबर रखता हूँ। ये आवाज़ सुनी सुनी सी लग रही है, किसकी आवाज़ है ये? रिया सोच में पड़ी थी। अपने शक को पक्का करने के लिए उसने फिर एक प्रश्न किया, तो क्या आप अपने सभी एम्प्लॉयज़ के घर यूं ही बिना बताए आ जाते हैं? अब ऐसा भी नहीं है रिया, तुम अपने शक को दूर करने के लिए जितने चाहे सवाल पूछ सकती हो। रिया अभी भी किसी सोच में थी। क्या सोच रही हो रिया? यही ना कि ये आवाज़ पहले भी कभी सुनी है। सही सोच रही हो तुम, हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप मिस्टर इंडिया? रिया को अब सब समझ में आ गया। मिस्टर इंडिया तो नहीं हूँ मैं तो रोहन हूँ, आपकी फ्रेंड का बॉस। क्यों निधि? हाँ, यस सर। यहाँ मैं बॉस की हैसियत से नहीं आया हूँ निधि, तुम मुझे रोहन बुला सकती हो। निधि चुप रही। उसे समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। अगर ये बॉस नहीं होता तो बताती, अभी तो मेरे हाथ बंधे हैं। रिया ने कहा, तो मिस्टर तनेजा, आप ये बताइए, इतने सालों से आप मेरी सहेली का पीछा क्यों कर रहे हैं, और विवेक के बारे में आपको क्या क्या और कैसे पता है? बताता हूँ। पहले अपनी सखी को नॉर्मल तो होने दो, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। आई एम श्योर इन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा विवेक से मिलने की खुशी में। निधि ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। अभी इनका रूप कितना बदला हुआ लग रहा है। मुस्कान तो हट ही नहीं रही है होठों से। ऑफिस में तो सड़े कद्दू जैसा मुंह बनाए रखते हैं। आज भी कितना सुना दिया था मुझे। सॉरी निधि, आज खामखा में मैंने आपको इतना डांट दिया था। मैं क्या करता, विवेक का जिक्र आते ही मेरा खून खौल जाता है। निधि हैरान रह गई कि ये बंदा क्या कोई जादू टोना जानता है जो मन की बात सुन लेता है। मन की बात सुन नहीं लेता हूँ मैं, बल्कि चेहरे के हाव भाव से जान लेता हूँ कि किसके मन में क्या चल रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी, यू नो। आपकी उससे क्या दुश्मनी है? रिया ने बीच में टोका उसे। कोई दुश्मनी नहीं है मेरी उससे, लेकिन उसके जैसे लूज कैरेक्टर वाले और धोखेबाज लोगों से मुझे सख्त नफरत है। अब मैं शुरू से तुम लोगों को पूरी बात बताता हूँ। बीती बातों को चलचित्र के समान पेश करते हुए खोए हुए से अंदाज में रोहन तनेजा ने निधि को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया। वो कॉलेज का पहला दिन था जब निधि की विवेक से झड़प हुई थी। तब मैं अपने भाई को पिक करने गया था। उसका वो गुस्से भरा अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। उस दिन भी इसने गुलाबी सलवार सूट पहना हुआ था। जब पहली बार मैंने निधि को कॉलेज में देखा था तो पहली ही नज़र में उसकी सादगी भरी सुंदरता मेरे दिलो दिमाग पर छा गई थी। साथ ही वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बिंदास लड़की थी। सादगी, भोलापन और बिंदासपन ये बहुत कम लोगों में एक साथ पाया जाता है। मेरा छोटा भाई राहुल विवेक की क्लास में पढ़ता था। हालांकि उसकी विवेक से अच्छी दोस्ती नहीं थी। वो मुझे विवेक के बारे में बताता रहता था। मैं जब जब इन्हें चुपके से देखता रहता था तब कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं उस समय एक छोटी सी नौकरी करके पैसे जमा कर रहा था। जब मैं 12वीं में पढ़ता था तब मेरे पिताजी की पार्टनरशिप में एक कंपनी थी जिसे उनके एक मित्र ने धोखे से हथिया लिया था। धीरे धीरे कुछ दोस्तों और शुभचिंतकों की मदद से और माँ के जेवर गिरवी रखकर हमने उस धोखेबाज के खिलाफ मुकदमा लड़ और पापा की कंपनी माँ के नाम करवाई। मेरा छोटा भाई राहुल अभी अहमदाबाद में MBA कर रहा है। MBA पूरा होते ही वह मुझे ज्वाइन कर लेगा। घर में मैं, मेरी माँ और भाई, बस 3 प्राणी हैं।
फ्रेंड्स कॉलोनी में अपना छोटा सा घर है। बाकी तहकीकात आप आराम से करवा सकती हैं। यह है मेरा कार्ड, इसमें फ़ोन नंबर और पता मौजूद है। माँ का नंबर भी लिख देता हूँ। एक सांस में सारी बातें बताकर रोहन ने कार्ड पर एक नंबर लिख दिया। फिर वह निधि की माँ के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, आंटी जी, क्या आप मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करेंगी? माँ ने निधि की तरफ देखा जो कंफ्यूज सी खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई किसी को इतना भी चाह सकता है। उसे वो एक सच्चा इंसान लगा। आंटी जी, जल्दी बोलिए ना, आपके हाँ कहने के बाद एक बार मुझे फिर नी डाउन करना है। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। निशांत ने कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। रोहन जीजू, आप उठ सकते हैं। थैंक यू साले साहब, आपने मेरे घुटने बचा लिए यार। एक बार फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। जब रोहन निधि के सामने बैठने लगा तो निधि ने शर्मा कर उसे बीच में ही रोक दिया। वो बोली, यस सर, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हे भगवान, ये कोई ऑफिस का काम दिया है मैंने तुम्हें जो यस बॉस बोल रही हो? रिया, तुम ही समझाओ अपनी सहेली को। अच्छा, अब ज़्यादा हुक्म देने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर तनेजा, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। इतना कहकर वो शर्मा कर अंदर भाग गई। अब खुशियों ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। सुरमई सांझ की रक्तिम किरणें उन्हें आशीष देती हुई अपने प्रिय दिनकर की गोद में समा गई। क्या विवेक निधि को वाकई में धोखा दे रहा था? अगर वो धोखा दे रहा था तो फिर वो उससे शादी क्यों कर रहा था? आखिर उसका क्या मकसद है? क्या अब वो चुप रहेगा या फिर निधि की जिंदगी में कोई मुश्किल खड़ी करेगा? जानने के लिए वीडियो का अगला भाग ज़रूर देखें जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। बेहतरीन कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ।